चलिए इस क्लास में हम लोग सत्याग्रह पर विचार करेंगे। सत्याग्रह गांधी जी की विचारधारा का एक प्रमुख पहलू है। क्या? सत्याग्रह। किस पर विचार करेंगे? सत्याग्रह पर। जोर से बोलिए। सत्याग्रह पर। ठीक है, नजरों को झुकाए मत रखिए, मेरे तरफ देखिए। सत्याग्रह का तात्पर्य क्या हुआ? सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य के लिए आग्रह करना मतलब सत्य पर अड़े रहना, सत्य पर डटे रहना, ये हो गया सत्याग्रह। अब सत्य पर डटे रहना, सत्य पर अड़े रहने का मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह था क्या? विचारधारा का एक प्रमुख पहलू था, गांधी जी की विचारधारा का एक प्रमुख पहलू था। और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए एक रणनीति अपनाई थी, जिसको समग्र रूप में सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अंग्रेजों के अत्याचार, अन्याय या अंग्रेजों की दास्ता को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने जो रणनीति अपनाया, उन्हें समग्र रूप से सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब सत्याग्रह पर पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। तरीका था, रणनीति थी, किसकी? गांधी जी की। तो क्या था तरीका, क्या रणनीति थी? सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह का मतलब हुआ सत्य पर अड़े रहना। क्या? सत्य पर अड़े रहना, सत्य पर अडिग रहना, सत्य पर डटे रहना। तो जब आपको आग्रह करना क्यों पड़ता है किसी चीज के लिए? डटे रहना क्यों पड़ता है? अड़े रहना क्यों पड़ता है? जब सामने वाला आपके सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, सामने वाला आपके सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, तब आपको सत्य पर अड़े रहना है, अडिग रहना है, डटे रहना है। और सामने वाले से आपको अपने सत्य को मनवाना है, मनवाने का प्रयास करना है। उन्हें यह बताना है कि हमारा जो सत्य है वो सही है, नैतिक है, उन्हें स्वीकार कीजिए। समझ में आई बात? क्या? हाँ, ठीक है। अब आपका सत्य जितना ही नैतिक होगा, सामने वाला पर उतना ही असरदार होगा। आपका सत्य जितना ही नैतिक होगा, सामने वाले आप जितना ही ईश्वरीय होगा, उतना ही सामने वाला पर असरदार होगा। दबाव नहीं, असरदार होगा। ठीक है, यहाँ सत्याग्रह में दबाव की बात ही नहीं है। दबाव कह सकते हैं, असरदार होगा, प्रभावशाली होगा। गांधी जी का मानना यह था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय अंश है, जो किसी में दबा होता है, किसी में जागृत होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अगर ईश्वरीय अंश है, जो नैतिक है, जो अहिंसक है, जो सबकी बात करता है, केवल स्वार्थ की बात नहीं करता है, उस अंश को जगाना है। वो अंश जब जाग जाएगा तो हमारा सत्य जो नैतिक है उसे वह स्वीकार कर लेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? उसे वह स्वीकार कर लेगा। ठीक है, और उसे वह जब तक स्वीकार नहीं करे तब तक अडिग रहना है। यही सत्याग्रह है। अब हमारा सत्य क्या है? अंग्रेजों को समझाना कि आप जो व्यवस्था आपने लागू किया है वह सही नहीं है, या तो सुधार कीजिए या छोड़ दीजिए। हम अपनी व्यवस्था खुद चला लेंगे, अपने लोगों के हित में चला लेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों को यह समझाने के लिए कि आपकी व्यवस्था जो है वह सही नहीं है, या तो आप व्यवस्था में सुधार कीजिए या फिर हमारा देश छोड़ दीजिए। उन्होंने तरीका क्या अपनाया? हथियारों का, अहिंसा का, सत्याग्रह का। क्या? सत्याग्रह का। किसका? सत्याग्रह का। अब आप लोग बोल रहे हैं अहिंसा का। ठीक है, अहिंसा है ही। तो ये पहले हम सत्याग्रह को क्या ये क्लियर करें। तो जब आपका सत्य अगर नैतिक है, ईश्वरीय है, अब कुछ भी बात के लिए आप और जाइएगा तो सामने वाला मान जाएगा क्या? नहीं समझे? तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। इसके लिए अब सत्याग्रह कीजिएगा तो सफल हो जाएगा। समझ में आई बात? अब किसी के सामने सत्याग्रह कीजिएगा कि तुम अपना जमीन हमको लिख दो, और जब तक नहीं लिखोगे हम धरना पर बैठे रहेंगे।
ठीक है, समझ? तो इसलिए गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह जो है वह सत्य, मतलब जो नैतिक हो, क्या हो, उससे स्वार्थ की भावना कहीं नहीं है, स्वयं की भावना उसमें कहीं नहीं है, स्वयं का विलोपन है। स्वयं का विलोपन समझे ना, स्व के बारे में सोचना ही नहीं है, सत्याग्रह का मतलब वो है। ठीक है, और जब आप नैतिक उद्देश्य है आपका और सामने वाले की नैतिकता को जगाना है, तो तरीका कैसा होना चाहिए, नैतिक ही होना चाहिए। ठीक है, तो दुश्मन को, शत्रु को, विरोधी को कष्ट देकर उसके अंदर अपने अनुकूल भाव जगाना सत्याग्रह हो ही नहीं सकता है। नहीं समझे आप? हा? नहीं समझे, बताते हैं, ये उदाहरण से बता देते हैं आपको। किसी को, आपको हम मार पीट कर, थप्पड़ लप्पड़ या गुस्सा के, गाली गलौज करके कहेंगे तो मेरी बात मान जाओ, जो हम कह रहे हैं वो सही है, मान जाएगा? आपको कष्ट देकर, आपके विचारों में परिवर्तन कर, आपको अपने अनुकूल बनाना सत्याग्रह नहीं है। तब कैसे आप अनुकूल बनिएगा? स्वयं को कष्ट देकर, स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन, या हृदय परिवर्तन की बात है, स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन, शत्रु के विचारों में परिवर्तन करना ही क्या है, सत्याग्रह है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इसमें एक कहावत है, टेंशन लेने का नहीं देने का है, टेंशन लेने का है नहीं देने का है। लेकिन ये टेंशन लेने का नहीं देने का नहीं, ये नहीं है, क्या है, टेंशन लेने का है, सॉरी उल्टा बोले थे क्या, टेंशन देने का नहीं लेने का है। आज भी एक है ना विचार, टेंशन देने का नहीं लेने का है। ये सत्याग्रह में क्या है, सॉरी उल्टा, टेंशन टेंशन लेने का नहीं देने का है। ये अभी जो विचार है, ये सत्याग्रह में क्या है, उल्टा है, टेंशन लेने का है देने का नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह। और सत्याग्रह का मतलब समझ गए? तो आप स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन करना, यह सत्याग्रह है। और स्वयं कष्ट सहकर तथा हिंसा का कहीं स्थान ही नहीं है। अब गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में जज ने पूछा कि मिस्टर गांधी, आपने ये सीखा कहाँ से? ये अनोखा तरीका है, आपने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, कहीं से भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद या हिंसा का प्रयोग नहीं किया, फिर भी आपकी बातों को माना गया, ये सीखा कहाँ से? तो उन्होंने कहा, ये सीखने के लिए हमें कहीं और नहीं जाना पड़ा, मैंने अपनी पत्नी से सीखा। कैसे सीखा? तो कस्तूरबा को जब भी बात मनवाना होता था तो स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन। या शत्रु कौन है? पति है, और पत्नी क्या कर रही है? उपवास, खाना बना दी उनके लिए, और स्वयं कष्ट सहकर, स्वयं किस पर चली गई? फास्टिंग पर। गांधी जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, गांधी जी खा लिए, पहले एक बार बना के खिला दी, खा लिए गांधी जी, उसके बाद पता चला कि कस्तूरबा खा ही नहीं है, तो हो सकता है परिवर्तन नहीं हो। लेकिन एक दो बार के बाद गांधी जी नतमस्तक हो जाते थे, वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसमें कष्ट किसको मिला? टारगेट को या स्वयं को? स्वयं को। अब वही क्या कहते हैं, कस्तूरबा अगर मारपीट पर उतारू हो जाती, खाओ तो गांधी जी, जज ने कहा, जज ने पूछा, गांधी जी ने बड़ी सादगी से ये जवाब दे दिया, मैंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से सीखा और उसी का उपयोग सार्वजनिक जीवन में किया। ठीक है, पत्नी से क्या सीखा कि पति को अनुकूल बनाना हो तो पति को कष्ट देने का नहीं है, देने की बात नहीं है, स्वयं कष्ट सहकर पति के विचारों में परिवर्तन किया जाए। और जब वो अनुकूल बन ही जाए तब उनको मारने की जरूरत क्या है? उनके अंदर जो बैठा हुआ विचार है उसको खत्म करना है। समझ में आई बात? है क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? टेंशन लेने का है, देने का नहीं है। स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन। ठीक है, और ये संभव है
और स्वयं कष्ट सब, यही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाया गया है। एक बार थूक फेंक देता है ट्रेन में, मुन्ना भाई जाके तौलिया से साफ करता है, दूसरे बार फेंकता है, फिर दूसरा बार साफ करता है, फिर तीसरी बार साफ करता है, चौथी बार बेचारा खुद, पहली बार तो वो ये करता है, मजाक उड़ाता है। ठीक है, इस चीज को हम कई बार अपनाए हुए हैं, मतलब शारीरिक जीवन में। एक बार एक हॉस्पिटल में एक थी नर्स थी, वो जा ही नहीं रही थी पेशेंट को देखने के लिए, और वो स्वेटर बिन रही थी बैठ के, किसी का बात भी नहीं मानती थी। तो हम अपने दोस्त जिसका ये कोई रोगी था संबंधी, उसको बोले कि कुछ करना नहीं है, इनके सामने से गुजर जाना है, टाइम जब भी हो उनके सामने से गुजर जाना है। उनके सामने से एक बार गुजरे, उनको याद आए कि टाइम है अभी विजिट का, स्वेटर बोल रही है, नहीं गई। फिर दूसरे बार फिर उनको याद आए, तीसरे बार, और चौथी बार जब जाते थे तो कह देती थी अच्छा चलिए चलिए चलिए, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप, अगर कहते मैडम चलिएगा कि नहीं, अभी स्वेटर बुनना छोड़वा देंगे समझ गए। तो स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या कहते हैं, आजकल का बाल बच्चा भी करता है, कहेगा खरीदे नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल नहीं दीजिएगा तो, पिताजी जब मोटरसाइकिल कहते ठीक है दिला देंगे, तो वो सत्याग्रह नहीं हुआ, वो दुराग्रह हुआ। भौतिक लाभ के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, वो दुराग्रह हुआ। याद रखिए, सत्याग्रह और दुराग्रह में अंतर है। सत्याग्रह किसी भी हाल में सत्याग्रह क्या होना चाहिए, उससे स्वयं का विलोप होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो नैतिक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे के मामले में सत्याग्रह कर रहे हैं, दूसरे का हित होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो सत्याग्रह का तात्पर्य क्या हुआ? हाँ, अब इंट्रो, सत्याग्रह क्या था, सिंपल एक पहले लिख दीजिएगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अपनाई गई रणनीति को समग्र रूप में क्या कहा गया, सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आपको क्या लगता है, गांधी जी के ये राजनीतिक विचारधारा का पहलू था या उनका जीवन दर्शन भी था? जीवन दर्शन था ना, तब ना उन्होंने पत्नी से सीखा। समझ में आई बात? केवल राजनीतिक विचार नहीं था ये क्या था, गांधी जी का जीवन दर्शन भी था। राजनीतिक विचार ही नहीं, जीवन दर्शन भी था। हाँ, समग्र रूप में सत्याग्रह कहा गया। अपनाई गई रणनीतियों को समग्र रूप में, जो बोल रहे हैं उसको भी सुनिए ना, वो समग्र रूप में सत्याग्रह कहा गया। यह राजनीतिक विचार ही नहीं, जीवन दर्शन भी था। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ, सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। इसका तात्पर्य है, इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य पर अड़े रहना, सत्य पर अडिग रहना, यह सत्याग्रह हो गया। ठीक है, और विरोधी व्यक्ति के अंदर निहित परम सत्य यानी ईश्वरीय तत्व, नैतिक तत्व को जगाने के लिए आग्रह करना। समझ में आई बात? क्या विरोधी व्यक्ति के अंदर निहित परम सत्य जो ईश्वरीय है, मैंने बार बार कहा आपको, सत्याग्रह यह मानता है कि हर एक व्यक्ति में वो ईश्वरीय तत्व है, नैतिक तत्व है, बस जगा हुआ नहीं है। जिस दिन जाग जाएगा अंगुली माल बौद्ध भिक्षु बनेगा। बुद्ध ने यही सिखाया ना, अंगुली माल हमेशा डाकू ही नहीं रहेगा, कोई मिल जाएगा उसको तो वो बौद्ध भिक्षु जरूर बनेगा, अहिंसा का पालन जरूर करेगा। ठीक है, सत्याग्रह यह मानकर चलता है। अब पहले से ही आप मानकर चलिएगा कि कोई व्यक्ति है जो कभी, तब तो सत्याग्रह आपके लिए नहीं है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। सत्याग्रह को समझ लिए तो गांधीयन थॉट आराम से समझ जाइएगा। इस पर बहुत छिछला विचार सब इधर उधर भरा पड़ा है, सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा,
बुक्स में मिलेगा, नेट पर मिलेगा, बहुत पिछला विचार, ठीक है। या हम बहुत गहराई से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दावा भी नहीं कर रहे हैं कि संपूर्ण रूप से हम आप एनालिसिस कर जो कर रहे हैं वो ये होगा, ठीक है। तो सत्य पर अडिग रहना, समझ गए। और सत्य पर अडिग क्यों रहे हैं हम? विरोधी व्यक्ति या प्रतिद्वंदी व्यक्ति, लक्षित व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति की जगह संगठन भी हो सकता है, कोई राज्य भी हो सकता है, ठीक है। विरोधी व्यक्ति के अंदर निहित परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो ईश्वरीय है, जो नैतिक है, जो ईश्वरीय है, जो नैतिक है, जिसका ना कोई जाति है, न धर्म है, न राष्ट्र है, न रंग है, न नस्ल है, न संप्रदाय है, जो सबसे ऊपर है, ठीक है। जो ईश्वरीय है, नैतिक है, उसको जगाने के लिए आग्रह करना। नैतिक है, उसको जगाने के लिए आग्रह करना। परम सत्य जो ईश्वरीय है, नैतिक है, उसको जगाने के लिए आग्रह करना। परम सत्य यही कि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय तत्व है, नैतिक तत्व है, उसको जगाना है। ऐसा नहीं कि वो अपराधी है, पापी है, दुराचारी है। अरे सत्याग्रह किसके लिए कीजिएगा आप? सामने वाला बात नहीं मान रहा है, दुराग्रही है, अपनी बात को थोप रहा है। हमको समझाना है कि आप जो कह रहे हो, कह रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। अब ये आपको पेशेंस रखना है। सत्याग्रह के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है, सामने वाला समझे। जबरदस्ती थोपे नहीं, मान ही लो, कहते हैं सुनते नहीं हो। तुम कम बोलो, समझ गए। उसको जगाने के लिए क्या? अच्छा बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। वही तो बोले, नैतिक होना चाहिए, स्वयं का भाव उसमें नहीं हो। खाली अपने बारे में सोचोगे तो सत्याग्रह बात ही, तब तो चाहोगे मार पीट के, थोप के, ठीक है, जैसे हो वैसे मना ले, तब सत्याग्रह की बात ही नहीं होगी, जबरदस्ती थोपे। चलो, कभी कभी तुम भी दुराग्रह करते हो, समझ गए। क्लास में दुराग्रह पर होता रहता है। सबको देखो, सबका क्लास सबका है। सब जगाने के लिए आग्रह करना, क्लियर है? जगाने के लिए आग्रह करना, यह मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान तत्व है, वो जोड़ना जानता है। मतलब उसमें सृजन का भाव है, ठीक है, उसमें सृजन का भाव है, सबके प्रति सृजन का भाव है। वो कभी भी हिंसक हो ही नहीं सकता है। अब वो सबके अंदर विद्यमान है, वो सबके अंदर विद्यमान है, उसको जगाना है। वो जब जाग जाएगा, क्या हुआ? वो जब जाग जाएगा तब कोई शत्रु के अंदर शत्रुता का भाव खत्म हो जाएगा। और जब शत्रुता का भाव खत्म हो गया तो शत्रु रहा कहाँ, ठीक है। उसको जगाने के लिए आग्रह करना क्या हुआ? और अपने नैतिक सत्य के अनुकूल बनाना, आग्रह करना और अपने नैतिक सत्य के अनुकूल बनाना। या नैतिक शब्द जानबूझ के दिए हैं, अब सत्य में कुछ हो कह दीजिएगा, हमारा सत्य यही है। अब क्लियर है? पूरा सुन लो, तब उसके बाद उतावला नहीं हो जाओ। एक सबसे अच्छा ये होगा कि आप पहले पूरा सुन लीजिए, तब आपके अंदर जो उछल कूद चल रहा है ना, वो स्वयं शांत हो जाएगा। नैतिक सत्य के अनुकूल बना, अपने नैतिक सत्य के अनुकूल बनाना। अब ये तो बताएं, तुम्हारा जो सत्य है, वो नैतिक होना चाहिए, अभी ना बताए। तब फिर तुम पूछ क्या रहे हो? अब तो तुम्हारा नैतिक सत्य क्या है? तुम्हारा नैतिक सत्य जो है वो सबका होगा। हाँ, खाली तुम्हारा, जब तुम अपने बारे में सोचोगे तो सत्य नैतिक हो ही नहीं सकता है। हाँ, और क्या? चलिए आगे बढ़िए। पहले हम पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, इस पर डिस्कशन कीजिएगा। सबका सत्य अलग अलग है, इसलिए आप लोग कॉमन ट्रुथ पे आ नहीं रहे हैं। हाँ, पहले मैंने समझाया ना, उसके बाद समझाया तो स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन। सबसे सटीक अर्थ यही हुआ, स्वयं कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन
देखिए, स्वयं कष्ट सहकर हृदय परिवर्तन के सहारे विरोधी व्यक्ति को अनुकूल बनाना। स्वयं कष्ट सहकर, स्वयं कष्ट सहिएगा तो हृदय परिवर्तन होगा। ये गांधी जी का मानना है कि आप कष्ट सहेंगे तो हृदय परिवर्तन जरूर होगा। स्वयं कष्ट सहकर हृदय परिवर्तन के सहारे विरोधी व्यक्ति को अनुकूल बनाना, यानी उसका विरोध भाव जो है उसके अंदर वो खत्म करना। विरोधी व्यक्ति को अनुकूल बनाना। अनुकूल किसके? आप अपने अनुकूल बनाइएगा कि हमारा विचार मान लो। हाँ, अपने नैतिक सत्य, अपने विरोधी व्यक्ति को अनुकूल बनाना, यानी शत्रु के अंदर की शत्रुता को, शत्रु को नहीं मारना है, पापी के अंदर के पाप को मारना है। शत्रु के अंदर की शत्रुता, तो शत्रु के अंदर की शत्रुता जब खत्म हो गई, पापी के अंदर की जो पाप खत्म हो गया, तो शत्रु रहा ही नहीं। वो अंगुली पर डाकू जो है वो क्या बन गया? अंगुलीवाल बन गया। समझ में आई बात? कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ही जीवित नहीं होता है, उसका एग्जिस्टेंस जो है शारीरिक रूप से ही नहीं होता है, वैचारिक रूप से ही होता है। और किसी व्यक्ति पर जब आप विचार थोपते हैं तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है आपके अनुकूल हो, लेकिन उसके मेंटल एक्टिविटी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। फिजिकली उसका 25 तो ताला लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन मेंटली तो फ्री रहेगा वो, उसकी आत्मा तो स्वतंत्र है, ठीक है। तो वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं आप, तो कीजिए, तब ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचार बदलना है, ये बताना है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, वो नैतिक नहीं है, ये बदलना है। क्लियर हुआ? पूरे मन में कुछ विचार हो रहा है। सुनी जब समझ जाता है तब तो लगता है समझ। लिखिए, यानी शत्रु के अंदर की शत्रुता समाप्त करना, पापी के अंदर के पाप को समाप्त करना, अपराधी के अंदर की अपराध वृत्ति को समाप्त करना, अपराधी के अंदर की अपराध वृत्ति को समाप्त करना। जब भी दिमाग में आपके रहेगा, आपका विचार स्वयं तक सीमित रहेगा, स्वयं के हित के लिए, स्वयं की भावना के लिए, स्वयं के सोच, तब आप सत्याग्रह समझ ही नहीं पाइएगा। सेल्फ सेंटर्ड होइएगा, आत्मकेंद्रित, तब समझ ही नहीं पाइएगा, समझ से ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अब बताइए, आपको सुनिए इधर, सत्याग्रह आसान हथियार है कि कठिन है? कठिन है। लोग थोड़ा सा अगर विरोधी बात कोई बोल देता है तो उस पर हंगामा मचा कर देते हैं। हम अपने क्लास में ही देखे हैं, सब जगह देखते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है? टेंशन देने का नहीं है, लेने का है, ठीक है। तो बहुत कठिन है सत्याग्रह, ठीक है। और चलिए, अब यहाँ पर ये देखिए, सत्याग्रह ये पहले क्या अपनाया गया? ये पहले की रणनीति क्या थी? लाल बाल पाल गांधी जी से पहले आए, उन्होंने जो रणनीति अपनाई थी वो था निष्क्रिय प्रतिरोध। अब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि सत्याग्रह पहले की रणनीतियों से किस तरह अलग था, ये बताना पड़ेगा ना। क्योंकि लाल बाल पाल ने भी हिंसक रास्ता नहीं अपनाया था। हिंसक रास्ता अपनाया था? अब तिलक ने कहा था कि हथियार उठाओ। हाँ, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो उन्होंने खुलकर कहा शक्ति को शक्ति के बल पर ही समाप्त किया जा सकता है, हिंसा को हिंसा के बल पर ही समाप्त किया जा सकता है, कहा। लेकिन लाल बाल पाल ने नहीं कहा। तो लाल बाल पाल से गांधी जी का क्या अंतर? अब सुनिए, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो उदारवादी है। प्रथम चरण क्या है? सुन लीजिए, उदारवादी। उदारवादी जो थे वो सहयोग और सुधार की रणनीति पर चल रहे थे। ब्रिटिश शासन से सहयोग करना है और उसको भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। कहना है कि आपका शासन ठीक ठाक है, लेकिन अपने यहाँ संसद है बनाए हैं, अपने यहाँ इंडस्ट्री खड़ा किए, वो हमारे यहाँ भी कीजिए।
ये मानते थे कि क्या, कि इनका जो ये अंग्रेजी राज जो है दैवी कृपा है, भारत में रिफॉर्म लाने के लिए हुआ है। तो ये जो पॉलिसी अपनाते थे, प्रार्थना याचना की रणनीति अपनाते थे, प्रार्थना करना, याचना करना, शिष्टमंडल बनाना, मिलना, वायसराय को ये करना, ये हमारी मांग है, ये पूरा कर दीजिए। 1885 से 1905 के पहले तक ये पॉलिसी चली, ये सफल नहीं हुई। तब आए उग्रवादी। कौन आए? लाल बाल पाल। इन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अंग्रेजी राज कितना भी बढ़िया हो, वो विदेशी दासता से अच्छा नहीं होता है, ठीक है। विदेशी बेड़ियों को तोड़ना है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनको जाना पड़ेगा, ये दैवी कृपा और कुछ नहीं है। समझ आई बात? दैवी कृपा कुछ नहीं है। तो उग्रवादियों ने कहा, इन्होंने अपनाया स्वदेशी पर जोर, बहिष्कार पर जोर दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आए गांधी जी। स्वदेशी यहां भी है, बहिष्कार यहां भी है, यहां भी स्वदेशी है, यहां भी बहिष्कार है, दोनों में अंतर क्या है? और इन तीनों के परे एक थे क्रांतिकारी आतंकवादी या क्रांतिकारी आंदोलनकारी। हिंसा को, इनका विजन क्लियर, एकदम क्लियर था, क्या? हिंसा को हिंसा से ही समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। शक्ति को शक्ति के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। कहा जाता है सचिंद्र सान्याल एक बार अपने प्रयोगशाला में थे, और एक गांधी जी के अनुयायी आए, और उन्होंने कहा कि ये सब उचित नहीं है, आप लोग जो रास्ता अपनाए हिंसा का वो ठीक नहीं है, तो आप ये तरीका छोड़िए और अहिंसा पर उतर आइए, ठीक है। तो सचिन सान्याल या भगत सिंह की कहानी है, पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई क्रांतिकारी ही थे जिनके जीवन में। तो वो उठे और कंठ दबा दिए, उसका जो कह रहे थे कंठ दबा के ले गए वो, हाँ, ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा ये क्या करे, उसके बाद वो मारना पीटना शुरू कर दिया सामने वाला, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद सचिन सान्याल ने कहा हमारा उद्देश्य ये नहीं था आपको मारना जान से, लेकिन मैंने आपकी छाती पर बैठकर गला दबाया, तो आपने क्या किया? आपने अनुरोध किया कि छोड़ दो, उतर जाओ। जब हमारी धरती पर हमारा गला दबाए हुए कौन? अंग्रेज। उस समय अहिंसा की बात करना उचित नहीं है। ये हिंसा के सहारे ये टिका हुआ है हमारे यहाँ, इसे हिंसा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ये क्रांतिकारियों का अपना सोच था, ये नहीं कह सकते आपकी सोच पूरी तरह सही था, ठीक है, क्योंकि अंततः वे सफल तो नहीं हुए, अंततः वे सफल नहीं हुए ना। सफलता कह सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं, आंशिक रूप से सफल हुए, लेकिन सफलता तो नहीं मिली, ठीक है। तो आइए, हाँ, अब यहाँ पे ये इनका विजन क्लियर था, हिंसा। अब इन तीनों का विजन में क्लियरिटी नहीं आती है। यहाँ तो विजन क्लियर है, ये किसी भी अर्थ पर ये चाहते ही नहीं थे कि ये ब्रिटिश ताकत यहाँ से जाए, ये चाहते थे जाए, और ये भी चाहते थे जाए, दोनों में अंतर क्या था? तो उग्रवादियों की रणनीति को माना जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस, और क्रांतिकारियों की रणनीति को सक्रिय प्रतिरोध, एक्टिव रेसिस्टेंस, प्रतिरोध करना है एक्टिव होकर एकदम, इसका प्रतिरोध करना है लेकिन निष्क्रिय होकर। और गांधी जी की रणनीति कहा जाता है सत्याग्रह। अब फिर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये दोनों मंत्र क्या है, ठीक है। तो ये निष्क्रिय प्रतिरोध किसका था? उग्रवादियों का, लाल बाल पाल का। इनका मानना था कि हम, गौर से सुनिएगा, हम न तो हिंसा के समर्थक हैं और न ही अहिंसा के पुजारी। अगर अफजल खां को मारने के लिए शिवाजी की जरूरत पड़े तो शिवाजी का भी हम समर्थन करेंगे। किसका? इसलिए इनको कहा गया निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब जरूरत पड़ने पर ये हिंसा का सहारा, यानी हथियार उठा सकते हैं अंतिम समय में। सत्याग्रह
किसी भी कीमत पर हथियार नहीं उठाना है, ठीक है। अहिंसा के पुजारी बनकर रहना। तो मंत्र समझ गए। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? किसी भी मतलब, हाँ, जरूरत पड़ने पर हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। ये सत्याग्रह में किसी भी कीमत पर हथियार का सहारा नहीं लिया जा सकता है। हाँ, सपोर्ट इसमें ज्यादा होगा, किसमें? सत्याग्रह में। दोनों में अंतर समझ गए ना? अब इसमें शक्तिशाली का अस्त्र कौन हो सकता है, निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह? सत्याग्रह। ये कमजोर व्यक्ति का अस्त्र है, डर जाएगा, लगेगा हमको मार देगा ये हथियार उठाएंगे तो। समझ में आ रही बात? और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। अभी ले नहीं रहे हैं, ये लिया। और सत्याग्रह में क्या है? उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी कीमत पर सत्याग्रह का सहारा, सॉरी, हिंसा का सहारा नहीं लेना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? सत्याग्रह भी का ये है, उग्रवादी है जो हाँ, यहाँ पर हिंसा हो रहा है, तो वो हाँ, अंग्रेज कहीं ना कहीं तो दबा देगा। सत्याग्रह करने पर अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, ठीक कर रहे हो, ठीक। समझ गए? कोई दिक्कत? पहले वाली रणनीति से ये किस तरह अंतर था? क्योंकि लाल बाल पाल ने भी स्वदेशी बहिष्कार, गांधी जी ने भी स्वदेशी बहिष्कार पर जोर दिया, तो फिर अंतर क्या था? कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। कहा निष्क्रिय प्रतिरोध। बात मत कीजिए, बात कीजिएगा ना, कुछ नहीं समझिएगा, हमसे बात कीजिए ना। इतना गंभीर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अपने में आप लोग घिरे रहते हैं। और सत्याग्रह में क्या अंतर है ये बताना पड़ेगा ना आपको कि पहले से किस तरह अलग था। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या? कमजोर व्यक्ति का अस्त्र है, जो कमजोर व्यक्ति का अस्त्र है। सत्याग्रह शक्तिशाली का अस्त्र है। आप बात सही है। शक्तिशाली व्यक्ति ना, वो ये क्या कहते हैं, वो हिंसा का सहारा लेगा ही नहीं। हिंसा मतलब समझते हैं ना, मन वचन और कर्म से। और जो कमजोर व्यक्ति होता है तुनक मिजाज, थोड़ा सा उसके विरोध में बोलिएगा तुरंत उतर आएगा। समझ भाई बात? थोड़ा सा विरोध में बोलिएगा, बस संकेत भी कीजिएगा। क्लियर है? तो ये शक्तिशाली का अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या है? उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या? किसी भी, सॉरी, हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। और सत्याग्रह में किसी भी कीमत पर उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता। उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर हिंसा का सहारा नहीं लिया जा सकता है। हिंसा मतलब दूसरे को कष्ट पहुंचाना। वो मन से भी हो सकता है, वचन से भी हो सकता है, और कर्म से भी हो सकता है। अगर तीनों में एकता नहीं है तब समझिए कि आप जो करना चाहते हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। वो कभी न कभी उसकी कमजोरी उभर कर आएगी। समझ आई बात? जैसे काम कर रहे हैं आप किसी के अनुकूल, आप मन में गाली दे रहे हैं, ठीक है, तो जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। काम मतलब मन में गाली दे रहे हैं, काम कर रहे हैं अनुकूल, और ये काम विरोध में कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। और काम कर रहे हैं, मन और वचन दोनों से गलिया रहे हैं। समझ में आई बात? लेकिन सत्याग्रह के लिए क्या कहा गया? मन वचन कर्म तीनों से। और तीनों से जब आप नैतिक होइएगा, नैतिक तब आपके आभा का असर पड़ता है सामने वाले पर, तब परिवेश भी आपके अनुकूल बन जाता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद गए थे एक बार वेश्यालयों विदेश में। एक बार ये रेड लाइट एरिया होता है, वहाँ पर इनके प्रसिद्धि से लोग घबरा गए। खासकर ईसाई पादरियों को लगा कि धर्म परिवर्तन करवाएगा, तो घबरा गए। तो एक बार बहुत सारे ईसाई पादरियों ने इनका जो है ब्रह्मचर्य
तोड़ने के लिए या इनको बदनाम करने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों को भेजना ये, लेकिन विवेकानंद जानते थे, अडिग रहे, तो एक बार इनको जानबूझकर उसी मोहल्ले में भेज दिया गया। इनको पता नहीं था कि ये चले गए, तो बाद में तो टैलेंटेड थे ही, तो समझ गए बात क्या है। तो उन्होंने कहा सभी जो वेश्याएं थी जो सामने आई, तो सभी को इन्होंने माँ का दर्जा दिया, बातचीत किया, और जब बाहर आए तो पत्रकारों को की भीड़ इकट्ठी थी, पादरियों ने इकट्ठा कर रखा था बदनाम करने के लिए। ठीक है, तो विवेकानंद मन वचन और कर्म से क्या थे? पवित्र। उन्होंने कहा ये वेश्याएं जो हमारी माँ की तरह है। ठीक है, समाज में जो चोर उचक्के हैं वे अपनी भावनाओं को यहाँ शांत करते हैं, तो इस तरह ये क्या है? देवी की तरह है, जो हमारी बहनों, हमारी माँओं की अस्मिता को बचाने का काम करती है। ठीक है, ये सेफ्टी वाल्व का काम करती है। सेफ्टी वाल्व समझ में, त्वरित चालक का काम करती है। जिस तरह वज्रपात होता है तो त्वरित चालक क्या करता है? अपने पर ले लेता है। समझ आई बात? तो आपका मन वचन कर्म तीनों ये रहेगा, तब आपका असर पड़ेगा, नहीं तो असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। समझ गए? कमजोर व्यक्ति का अस्त्र है, ये शक्तिशाली का अस्त्र है। क्लियर है? निष्क्रिय प्रतिरोध कब अपनाया गया? उग्रवादी चरण में, उग्रवादी चरण 1905 से 15। उसके बाद ये गांधीवादी चरण, राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण में सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह समझ गए। और ये किस तरह पहले की रणनीतियों से भिन्न था वो भी समझ गए। क्लियर है? आगे बढ़े। अब है सत्याग्रह का आधार क्या है, तरीका क्या है? आधार एवं तरीके। आधार एवं तरीके। सत्याग्रह का आधार सबसे पहले तो अहिंसा। ये जब तक नहीं होगा सत्याग्रह की पूर्ति नहीं हो सकती है। सत्याग्रह का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। अहिंसा का तात्पर्य क्या हुआ? क्या हम बार बार खाली नुकसान नहीं पहुंचाना, बार बार कह रहे हैं, खाली उतना बोलने से ही हुआ क्या? मन वचन और कर्म से दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा है। और कर्म से कह रहे हम तो तुम्हारे जो कहते हो वही तो कर रहे हैं। ठीक है, अब मन और वचन से कुछ और चल रहा है। समझ आ रही बात? तो ये नहीं हुआ। मन वचन और कर्म से दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना, और ये बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, आप अपने को आकलन करके देखिएगा। सेल्फ असेसमेंट होता है ना, ठीक है, जिसको हम बराबर कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब समझते हैं? अपने चरित्र का निर्मम विश्लेषण कीजिए बिना पक्षपात के कि हम है क्या। ठीक है, हम है क्या पता कीजिए, नहीं तो एक कॉपी पर लिखिए। ठीक है, तो हाँ, अहिंसा मन वचन और कर्म से दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना, कष्ट न पहुंचाना, यही क्या है? अहिंसा है। और हमारे यहाँ क्या कहा गया? अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। क्यों कहा गया? समझ गए? मन वचन और कर्म तीनों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, पीड़ा नहीं पहुंचाना है। ठीक है, हालांकि इस पर जो है आप एक और विचार प्रचलित है जिसकी चर्चा कर देना उचित है, उसके बाद आपके विवेक पर। बहुत लोग कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, ये जो श्लोक है इसके बाद, ये गीता से लिया गया है, और इसके बाद का जो लाइन है धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी जरूरी है। ठीक है, तो गांधी जी ने केवल अहिंसा परमो धर्म को पॉपुलर बनाया, भारतीयों को कायर बना दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं, एक विचारधारा जो प्रचलित है उसके अनुसार हम कह रहे हैं। ठीक है, ये मेरा विचार नहीं है। धर्म हिंसा तथैव च, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बेतुका बात है, ऐसी बात है नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि धर्म हिंसा तथैव च, जब गीता का उपदेश ही दिया गया था धर्म की रक्षा के लिए, हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। था गीता का उपदेश कहाँ दिया गया? कुरुक्षेत्र में। और गीता का उपदेश देने खत्म होने के बाद क्या हुआ? महाभारत।
समझ में आई बात? तो दोनों तरह के विचार प्रचलित हैं। क्या? हाँ, अब वो बताएंगे ना। यहाँ सत्याग्रह को समझा रहे हैं। सत्याग्रह का आधार क्या है? ओह, आधार क्या है? अहिंसा। आधार क्या है? अहिंसा। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, बढ़िया से समझिएगा, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी आप हिंसा का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो वो सत्याग्रह नहीं हो सकता है। जब आप हिंसा का सहारा लेते हैं तब सत्याग्रह ही नहीं रहे, तब कुछ और आग्रह लेकर चल रहे हैं आप, ठीक है। तो हम उस पर भी बात करेंगे हम, जो आपने कहा कि करो और मरो का नारा दिया लास्ट में गांधी जी ने, ठीक है, करो और मरो। तो अभी बताएंगे कि कस्तूरबा की बात जब गांधी जी नहीं मानते थे तो कस्तूरबा क्या करती थी? पहले तो उपवास करती थी, फिर पहले असहयोग, उपवास, फिर अवज्ञा, और फिर भारत छोड़ो। गांधी जी का घर छोड़ के चली जाती थी मायके। अब गांधी जी को तब उनका महत्व समझ में आता है, ठीक है। भारतीय पत्नी भारतीय समाज में जब चली जाती है तब पति को उनका महत्व मालूम होता है। तब गांधी जी जाते थे मनाने, और हर बार कहते थे क्या? इसके बाद नहीं होगी। समझ में आई बात है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कस्तूरबा हर बार आती थी और समझती थी कि गांधी जी आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो गांधी जी भी कस्तूरबा को माता का दर्जा दिया हुआ था, बा कहते थे प्यार से। समझ में आई बात? गांधी जी कस्तूरबा को बा कहा करते थे। तो सारा कुछ गांधी जी पूरे देश को देख रहे थे, और गांधी जी को कौन देख रहा है? कस्तूरबा, ठीक है। समझ में आ रही बात? गांधी जी ने जो कुछ किया, जो कुछ देश को दिया, उसमें बहुत सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? कस्तूरबा की। ये कहा जाता है कस्तूरबा ना होती तो गांधी शायद गांधी ना होते, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिंसा समझ गए? मन, वचन और कर्म से दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना, ये क्या हो गया? अहिंसा। और हमारी संस्कृति में अहिंसा ही ये परम धर्म है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अहिंसा परम धर्म है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि हम हिंसा पर उतारू हैं, और आपको ये एहसास हो जाए कि आप हिंसा पर उतारू हो चुके हैं, एहसास हो तब ना, बहुतों को एहसास नहीं होता है अंतिम तक हो, उस समय जैसे ही आप बैक होते हैं तो सत्याग्रही हो जाते हैं, लेकिन बैक नहीं होते हैं तो दुराग्रही। क्लियर है? गांधी जी कहते हैं कि जैसे ही आपको अपने सत्य का पता चल जाए कि आपका जो सत्य है सही नहीं है, उसको तुरंत छोड़ देना है, उसको पकड़े नहीं रहना है। समझ में आई बात? यानी गलतियां अगर होती है तो उसमें क्या करना है? मानना है और सुधार करना। नहीं बताते 3 तरह के लोग होते हैं क्या? जो गलती करेंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम गलती किए हैं, आपसे सुधार भी नहीं करेंगे। दूसरा होता है जो गलती करता है, एक्सेप्ट भी करेंगे, हाँ हम गलती किए हैं, तो कसम खाया रहता है, सुधार नहीं करेंगे। तीसरा, गलती करता है, सुधार करता है, एक्सेप्ट करता है, सुधार करता है। ये तीसरा जो है वो सबसे सही है, ठीक है। यही होना भी चाहिए, क्योंकि गलतियां तो होगी ही। इंसान बहुत तरह के भावनाओं, बहुत तरह के विचारों, बहुत तरह की पेचीदगियों में आगे बढ़ता है, तो गलतियां तो आपसे होगी ही। तो उस गलतियां होगी, लेकिन उस पर क्या करना है? मानना है और उसे सुधार करना है। गांधी जी का यही करना है कि आप उसमें सुधार कीजिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका जो सत्य है वो सही नहीं था, तो तुरंत जो अब पता चला कि ये सत्य है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और बार बार कह रहे हैं सत्य क्या? में स्वयं का भाव नहीं, स्वयं के हित का भाव नहीं। हाँ, क्या बोले? अहिंसा मन, वचन, कर्म से क्या करना है? हाँ
सुनो इधर। और क्या? और है? क्या? अरे कितना बार समझाए, यहाँ क्या कर रहे? कमजोर का निशानी है, उस पर बाद में विचार करेंगे। चुप रहो, उस पर बाद में विचार करेंगे। अरे बहस मत कीजिए, या सुनिए ना, समझते हैं तुम बहुत जानते हो ये सब, ठीक है, मेरी भी बात सुनो ना। अब आप लोग मत पूछिएगा, जब सत्याग्रह खत्म हो जाएगा ना, हाँ, तब आप लोग अपना सत्याग्रह शुरू कीजिएगा। अभी केवल पढ़ा रहे, केवल सुनिए। अब सत्याग्रह के लिए क्या चाहिए? ये सत्याग्रह का आधार क्या है? अहिंसा है और आत्मबल, अटूट आत्मबल, ना टूटने वाला आत्मबल है कि तुम कितनों आप गाली दीजिएगा, क्या कहते हैं, हम गुस्साएंगे नहीं। जैसे हम ओशो रजनीश का एक सुन रहे थे, चाइना में कन्फ्यूशियस के समय में एक परंपरा प्रचलित थी। दो व्यक्ति जब झगड़ा करता था ना, नहीं सुनते, तीसरा सुनता नहीं था, लोग इकट्ठे हो जाते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, और झगड़ा जब शुरू होता था तो लोग, ढेर सारा लोग इकट्ठा हो गया। अब इसमें दोनों पक्ष के लोग जो झगड़ने वाले थे वो कोशिश करते थे कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, ठीक है, और जैसे ही सामने वाले को गुस्सा आता था, भीड़ छट जाती थी कि फैसला हो गया। समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? आए? हाँ, सामने वाला को जैसे ही गुस्सा आया वो पराजित हो गया। जीतेगा कौन? जिसको गुस्सा, और सामने वाले को गुस्सा आया, इसका मतलब आत्मबल उसका चूक गया, आत्मबल उसका चूक गया। तो सत्याग्रह में वही तो कह रहा है, सामने वाला कितना कुछ करे, आपको आत्मबल का सहारा लेना, आत्मबल टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अटूट आत्मबल, अरे महात्मा बुद्ध में क्या था? ये आत्मबल ही था ना। प्रसेनजीत राजा, कौशल का, श्रावस्ती का राजा था, कुछ नहीं कर सका अंगुलीमाल को, सेना लेकर अभियान चलाया कई बार। अब बुद्ध गए अकेले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? कौन चीज था उनके पास? आत्मबल था। समझ में आई? आत्मबल था, ठीक है। और नैतिक बल जरूरी है। लोगों को लगना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो नैतिक है, उचित है, रेलिवेंट है, ठीक है, उसके पीछे नैतिक बल होता है। और आप जो कर रहे हैं उसके पीछे नैतिक ताकत होती है ना, उसका असर सामने वाले पर पड़ता है, बहुत पड़ता है। हम तो देखे प्रशासन में रह के, बहुत पड़ता है। चाहे सामने वाला कितनों गुंडा बदमाश हो, आप अगर ईमानदार हैं और आपका मन पवित्र है तो सामने वाले पर असर पड़ता है, पॉजिटिवली असर पड़ता है। एक निगेटिव सोच है ना हमारे समाज में कि गुंडा बदमाश ये सब रहता है, पॉलिटिक्स में भरा हुआ, लोग नहीं मानता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वही दिक्कत होती है क्या कि मन वचन कर्म से अगर एक हो गए तभी ना असर पड़ेगा। तो ये नैतिक बल होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जरूरी नहीं, या तो सब कुछ ये है, सहिष्णुता, सहनशीलता, टॉलरेंस। वो जो चाइना में जो लड़ता था दोनों, वो किसकी परीक्षा होती थी? टॉलरेंस की। तो सहिष्णुता, सहनशीलता, सहिष्णुता, सहनशीलता। तो अपने रूममेट के साथ रहते हैं तो जैसे ही वो गुस्सा दिलाए आप हंसिए, नहीं, प्रयोग करोगे, ईमानदारी से इस पर अमल करोगे तब ना काय चालू हो जाएगा। थोड़ा अपने चरित्र में बदलाव लाने का प्रयास करोगे तब ना। कि गुस्सा दिलाना है, हमको नहीं करना है गुस्सा, कहीं प्रयोग करके देखिए ना। अब ये बताते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव आप इतना तो उपदेश दे दिए, लेकिन हम सब कुछ हमारे चरित्र में विरुद्ध है, करेंगे क्या, कैसे ही होगा? तो उन्होंने एक लाइन कहा, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब अभ्यास से ही सब कुछ हो सकता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो चरित्र में बदलाव भी प्रैक्टिस से ही हो सकता है। वो एक बार सुन लिए, हंस के टाल दिए, ये नहीं हो सकता है, संभव है, हो सकता है। अब महान व्यक्ति जो होते हैं उस पर अमल करते हैं, सामान्य व्यक्ति केवल सुन के, अभी थोड़ा देर उठोगे कुछ दिन बाद कोई कुछ कहेगा, क्लास में झगड़ना शुरू कर दोगे। चले आगे बढ़ते हैं। समझ गए सहिष्णुता का मतलब क्या हुआ? सहिष्णुता का मतलब क्या हुआ? सहनशील होना का मतलब क्या हुआ?
क्या सबसे ज्यादा आप ही को जरूरत है। सहनशीलता सहिष्णुता का मतलब हुआ दूसरे के प्रतिकूल आरोपों को सहते हुए संयम न खोना। इन हुआ दूसरे के प्रतिकूल आरोपों, आलोचना हो सकता है वो आरोप वो आलोचना सही नहीं हो, आप ये जान रहे हैं कि जो आरोप सामने वाला लगा रहा है आलोचना वो सही नहीं है, फिर भी संयम न खोना, ये सहनशीलता है। लेकिन अब आप केवल ये सहिष्णुता दिखा रहे हैं कर्म से कि चुपचाप हम सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं बोलो, ये मन में है कि जो कह रहा है एकदम गलत है, मन में उल्टा सोच रहे हैं, तब नहीं होगा। क्या करना है? अरे कम से कम बोलिए तो सही। प्रतिकूल 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 आलोचनाओं कब आप संयम कब खोते हैं? जब प्रतिकूल अनर्गल जो आधारहीन बात सब सामने आती है, प्रतिकूल आलोचनाओं, निंदाओं, विचारों जो आधारहीन हो को सहते हुए संयम ना खोना। क्या हो गया? सहनशीलता। क्लियर है? क्या हुआ सहनशीलता मतलब? सब लोग बोलिए ना, तब ना असर पड़ेगा। अपने क्लास में देखते हैं बड़ी झगड़ते हैं। प्रतिकूल आलोचनाओं को झेलते हुए किसी भी कीमत पर संयम न खोना। हाँ, ये हो गया क्या? सहिष्णुता या सहनशीलता। हाँ, अब बड़ी तभी से तुम क्या, हाँ सब टॉलरेंस, इतना जब होगा तभी आप सत्याग्रह कर सकते हैं। हो गया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सत्याग्रह का तरीका क्या है? तो महात्मा गांधी ने पहले ही मैंने कहा सत्याग्रह का तरीका किससे सीखा? कस्तूरबा से। क्या जब महात्मा गांधी कस्तूरबा की बात को नहीं मानते थे, ठीक है, कस्तूरबा जो कहती थी सही ही कहती थी, परिवार के लिए नहीं मानते थे, तो क्या करती थी? तरीका उपवास, फास्टिंग। अरे ये हाँ उपवास, ये भारतीय समाज में भारतीय पत्नियों का ये बहुत अमोघ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र है उपवास, समझ में आएगा। लेकिन सत्याग्रह वो तब होगा जब मन वचन कर्म से पति के प्रति क्या होगा? अनुकूल भाव होगा। अब उपवास कैकेयी ने भी किया था, फास्टिंग किया था कैकेयी ने। किस लिए किया? राम को 14 वर्ष का वनवास, अब भरत को। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि उपवास का असर पड़ा, दशरथ पर भी और राम पर पड़ा ना असर, चाहे जो भी हो, लेकिन असर पड़ा। तो ये गांधी जी ने कहा कि मैंने ये तरीका सीखा, कहा उपवास से। उसके बाद ये जब गांधी जी ने लिखा है कि उपवास से भी नहीं मानते थे तो क्या करती थी? धरना, धरना दे देना, ठीक है, धरना दे देना, धरना समझ नहीं धरना देना, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो काम कर रहे हैं उसे सहयोग नहीं करना। अब गांधी जी आते थे, पॉलिटिशियन व्यक्ति थे, 10-5 हमेशा साथी को ले आए, खाना बना दो, तो नहीं बनाइए, तो गांधी जी बात मान लेते थे कि मान लेना ही ठीक है, ठीक है आप जो कहिएगा वही करेंगे। तो उसके बाद असहयोग, और कभी कभी कस्तूरबा वो भी करती थी विनम्रता पूर्वक आज्ञा का अवहेलना, कि हम आपके इस बात से सहमत नहीं है, सविनय अवज्ञा। लेकिन याद रहे, ऐसा करते हुए गांधी जी ने लिखा है कस्तूरबा हमेशा स्वयं के लिए नहीं सोचती थी। किसके लिए? पति के लिए सोचती थी, पति की बेहतरी के लिए। स्वयं के लिए सोचती तब तो गांधी जी पर असर ही नहीं पड़ता कुछ। समझ में आ रही बात? गांधी जी पर क्यों असर पड़ा? गांधी जी को एहसास हो गया ये जो कहती है वो अंततः हमारे लिए क्या होता है? लाभकारी होता है, तभी ना इतना प्रभावित हो गए।
और लगा कि तो शानदार अस्त्र मिल गया हमको, इसको ये क्या करें, सार्वजनिक जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, और अंत में जब नहीं मानते थे गांधी जी बात किसी कथी से, तब क्या करती थी, है घर छोड़ के मायके, ठीक है, प्रवास छोड़ देंगे, घर ही छोड़ देंगे। तब गांधी जी मनाते थे और हर बार की तरह कसम खाते थे। फिर एक समय ऐसा आया, गांधी जी ने, कस्तूरबा ने कभी इसका उपयोग ही नहीं किया। उसको कहा जाता है हिज्र। क्या कहा जाता है, हिज्र। जब मक्का के लोगों ने पैगंबर के उपदेश को नहीं माना तो पैगंबर ने मक्का छोड़ दिया, मदीना गए, और मदीना वालों ने जब पैगंबर के बातों को स्वीकार कर लिया, तब बाद में मक्का वालों ने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो मक्का से मदीना जाने के इस्लामिक घटना को इस्लामिक तारीख में हिज्र कहा जाता है। क्या कहा था, हिज्र। और उसी से हिजरी संवत चला है 610 ईडी। ठीक है, हिजरत तो यही है कि जब नहीं माने तो हिज्र या हिजरत। अब क्या समझा, इतना पारिवारिक स्तर पर समझा रहे थे तुमको, क्या हिज्र क्या, हिजरत मतलब स्थान परिवर्तन, स्थान क्या। हाँ, जब गांधी जी पूरी तरह अनुकूल हो गए, दोनों में सामंजस्य हो गया, तो हिज्र की जरूरत क्या पड़ेगी। जब पति पत्नी में पूरी तरह सामंजस्य हो जाए तो हिज्र की बात ही नहीं आएगी। वो जाती थी क्यों, पति को अनुकूल बनाने के लिए ना। जब अनुकूल बन ही गए, अरे वो हिज्र शब्द चला है ये मक्का से मदीना और अहिंसा के संदर्भ में। जैसे मक्का वालों ने जब नहीं माना तो पैगंबर ने जबरदस्ती विचारों को थोपने का काम नहीं किया। पैगंबर चले गए कहाँ चले गए, मदीना। तो उसी तरह कस्तूरबा की बातों को जब नहीं मानते थे गांधी जी, तो ये सब प्रयास करती थी। जब नहीं मानते थे तो मैके जाती थी। गांधी जी को अब एहसास दिलाने के लिए कि हमारा भी अहमियत है। समझ में आई बात। हाँ, तो ये हो गया ये। अब ये जो है सत्याग्रह, ऐसा नहीं कि गांधी जी ने ही किया, पहले भी किया गया। जैसे बताया मैंने किसके, अभी पैगंबर के बारे में बताया ना। पैगंबर के बारे में कहा जाता है, आप पढ़िएगा कि पैगंबर मोहम्मद ने जो, गांधी जी ने जो सत्याग्रह अपनाया वो पैगंबर मोहम्मद की विचारधारा में भी है। एक कहानी कभी सुनाए होंगे आप लोगों को कि पैगंबर मक्का में जाते थे, एक रास्ता से गुजरते थे, उस रास्ता में एक बुढ़िया रहती थी जो पैगंबर के विचारों का विरोधी थी। तो वो डेली क्या करे, उसको नफरत पैगंबर से, मोहम्मद से, तो डेली वो अपने घर का कूड़ा रखी रहती थी और कूड़ा डाल देती थी। किस पर, पैगंबर के सर पर डाल देती थी। पैगंबर मोहम्मद देख लेते थे, मुस्कुरा लेते, कुछ कहते नहीं थे। एक दिन उधर से गुजरे तो कूड़ा गिरा। तो पैगंबर मोहम्मद को लगा कि सब दिन गिराती थी, आज नहीं गिराई, क्या बात है, जाके देखे। तो जब गई देखने के लिए तो बोले कि आज मेरी तबीयत खराब नहीं है, ठीक है, कूड़ा रखी हुई हो, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हारे सर पर कूड़ा मैं नहीं फेंकी, कूड़ा रखा हुआ है। नहीं समझे। तो पैगंबर मोहम्मद ने हंसते हुए कहा कि माता जी, इसलिए तो मैं आया हूँ आपका सहयोग करने के लिए, ठीक है, और मुझे लगा कि शायद आप बीमार होंगी, इसलिए आपने मुझे मेरे सर पर कूड़ा नहीं फेंका, इसलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। अभी आपके पास कोई नहीं है, मैं आपकी सेवा करूँगा। पैगंबर ने उनकी सेवा किया। बाद में उस बुढ़िया ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो इसे कौन सा भाव, सत्याग्रह है, अटूट आत्मबल था। पैगंबर के पास वो ताकत थी कि बुढ़िया को एक दिन में सबक सिखा देते। अनुयायी भी थे, उनको जाना भी नहीं था, किसी भी अनुयायियों को कह के उनको सबक सिखाया जा सकता था। अटूट आत्मबल था, अहिंसा था, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से। तब बुढ़िया पर असर पड़ा, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो ये हिज्र जो मैंने कहा, ये ऐसी बात नहीं कि गांधी जी के जीवन की घटना है, बहुत लोगों के जीवन की घटना है हिज्र। ठीक, चलिए उसके बाद है सत्याग्रह। अगर आप करते हैं तो उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे कस्तूरबा से सीखा गांधी जी ने। कस्तूरबा का उद्देश्य क्या था, अनैतिक था या नैतिक था, नैतिक था। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। ठीक है,
साधन एवं साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए सत्याग्रह के लिए। जो तरीका अपना है वो भी पवित्र होना चाहिए और जो आपका उद्देश्य है वो भी पवित्र होना चाहिए। अगर उद्देश्य पवित्र और नैतिक नहीं है तब सत्याग्रह छलावा है, वो दुराग्रह है, धोखा है। ठीक है, उद्देश्य अगर पवित्र नहीं है, नैतिक नहीं है, तो सत्याग्रह क्या है? छलावा है, धोखा दिया जा रहा है पब्लिक को या आपको या किसी और को। तो उद्देश्य, सत्याग्रह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भूख नहीं ना लगा है? ऐसा नहीं कि हम हिंसा कर रहे हो आप मौके मोर से कह रहे सर कब तक रुके हुए। हाँ हाँ नहीं सर पढ़ाइए। हाँ, अगर ये क्या हुआ, साधन एवं साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। साधन एवं साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। उद्देश्य में स्वार्थ की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या है? सत्याग्रह दिखावा है, छलावा है। अन्यथा सत्याग्रह छलावा है। ठीक है, आरंभ एवं विकास। देखिए महात्मा गांधी ने इसे यहीं पर लिख देते, आरंभ एवं विकास। ये गांधी जी के संदर्भ में महात्मा गांधी ने इसे अपने सार्वजनिक संघर्ष का अस्त्र माना और सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में उपयोग किया और इसमें काफी सफलता मिली, वे काफी हद तक सफल भी रहे। ठीक है, और यह रणनीति समकालीन विश्व में अनोखी रणनीति थी। दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ किया था? रंग भेद के खिलाफ, अपार्थाइड जिसको कहा जाता है। क्या? अपार्थाइड। अपार्थाइड समझते हैं ना? रंग के आधार पर ये भेदभाव। जैसे आपको हालांकि संदर्भ अलग है, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। यूपी में ये ऑर्डर जारी किया गया है कि कांवड़िया जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए, तो रास्ते में जितने फल वाले हैं, दुकान वाले हैं, अपने दुकान या फल वाला ठेला के नाम के, ये ठेले के आगे अपना नाम लिखेंगे। नहीं पता है? नाम लिखेंगे ताकि कांवड़ियों को कोई कंफ्यूजन ना हो, भ्रम ना हो। तो इसका विरोध किया है ये असदुद्दीन ओवैसी, अच्छे वक्ता है। उन्होंने कहा है दक्षिण अफ्रीका में इसे अपार्थाइड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अपार्थाइड, रंग भेद। तो रंग भेद वहाँ श्वेत लोगों के लिए अलग कानून था और ब्लैक लोगों के लिए अलग कानून था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। इसी को कहा गया अपार्थाइड। क्या कहा गया? अपार्थाइड। हिंदी में रंग भेद। भारत में रंग भेद है? भारत में रंग भेद है? हाँ? भारत में कास्टिज्म है। तो कास्टिज्म और रंग भेद में क्या अंतर है? भारत में रंग भेद नहीं है, हाँ? नहीं है, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। आप मैट्रिमोनियल पढ़िए तो एक भी व्यक्ति नहीं लिखा होता है कि ये दुल्हन जो है वो सांवली होनी चाहिए, नहीं है। वधू चाहिए, वर चाहिए, उसमें लड़का का रंग कैसा हो? गोरा हो, लड़की का रंग गोरी हो। कोई लिखता है लड़का काला हो, सांवला हो और लड़की सांवली हो? व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग भेदभाव करते हैं कि हमको गोरा नहीं काला चाहिए, गोरी नहीं काली चाहिए, या काली नहीं गोरी चाहिए। ठीक है, तो रंग भेद यहाँ भी है। लेकिन आप कहिएगा कि हमारे यहाँ रंग भेद नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे देश में रंग भेद, सरकारी स्तर पर रंग भेद नहीं है। रंग के आधार पर भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता है। आम जनजीवन में होता है वो अलग चीज है, सरकारी स्तर पर रंग भेद नहीं है। समाज में रंग भेद को मान्यता नहीं है, नहीं है ना। हमारी संस्कृति में रंग भेद को मान्यता नहीं दी गई है। हाँ? हाँ, नहीं रंग भेद, हाँ फिर लवली रंग भेद के आधार पर ही है। उसमें मानसिकता तो वही है कि काला ठीक नहीं होता है, लगाओ और गोरा हो जाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्वीकार्य बन जाओगे। रंग भेद
लेकिन हमारी संस्कृति में रंग भेद नहीं है। ठीक है। कृष्ण भगवान कहते हैं यशोदा से कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, कृष्ण भी काले, राम भी काला, राम भी काले, कृष्ण भी काले। ये काले, हाँ, श्याम कृष्ण नाम ही इसलिए पड़ा, कृष्ण मतलब काला होता है, एकदम काला थे। इस्कॉन के मंदिर में जाइएगा तो कृष्ण का प्रतीक जो व्यक्ति बनता है वो काला होगा, एकदम एकदम काला होगा, हाँ सांवला होगा। काला और सांवला में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, मन रखने के लिए लोग सांवला बोल देते हैं, या कहेंगे लाल गुराई है। चलिए, तो रंग भेद समझ गए ना। रंग भेद मतलब क्या हुआ? रंग के, रंग के आधार पर। ठीक है, रंग कौन, किसका रंग? शरीर, त्वचा के रंग के आधार पर, स्किन, चमड़ी के रंग के आधार पर। ठीक है, तो कहा जाता है कि आज व्यक्ति समाज में कोई चमड़ी के आधार पर लोगों को पहचानता है, कोई दमड़ी के आधार पर लोगों को पहचानता है। नहीं समझे? दमड़ी मतलब पैसा। ठीक है, चलिए, ये अपार्थाइड एक चैप्टर ही है, यूपीएससी मेंस में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑप्शनल में। ठीक है, हम पढ़ेंगे। हाँ, नेल्सन मंडेला उसी के खिलाफ 27 वर्ष तक ये रॉबिन द्वीप पर रहे ना, का ये बंदी रहे, 27 साल उन्होंने बिता दिया, तब जाकर अपार्थाइड की नीति को दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने त्यागा था। तो रंग भेद। उसके बाद भारत में जब आए चंपारण सत्याग्रह, नाम से ही स्पष्ट है, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण सभी लोग जानते हैं, ज्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे। अहमदाबाद का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अहमदाबाद में जो है, चंपारण में गांधी जी क्या करते थे जानते हैं? चंपारण में आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। चंपारण में गांधी जी गए यहाँ से, और तीन कठिया प्रणाली या वहाँ जो भी अत्याचार हो रहा था नीलहे गोरों का, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया? अभियान चलाया। अभियान में क्या हस्ताक्षर करना था। ये अभियान से ही सरकार ये डर गई कि अभियान चला क्यों रहा है, आंदोलन होगा वगैरह वगैरह। फिर गांधी जी को अरेस्ट किया गया वगैरह, बाकी की कहानी आप लोग जानते हैं। गांधी जी को सफलता मिली। अहमदाबाद का उदाहरण, अहमदाबाद की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अनशन किया जिसके यहाँ खुद ठहरे थे, जो उनके परम मित्र थे, अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई का अहमदाबाद में मिल था, कपड़ा मिल, और ये अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। तो अंबालाल जैसे उद्योगपतियों ने कहा कि जो मजदूर अहमदाबाद छोड़ के भागेंगे नहीं, मिल छोड़ के नहीं भागेंगे, उनको बोनस दिया जाएगा प्लेग खत्म होने के बाद। तो बहुत सारे मजदूर रह गए, मिल चलती रही, कपड़ा उत्पादन होता रहा। जब प्लेग खत्म हो गया तो मजदूरों ने कहा कि वादा के हिसाब से आप बोनस दीजिए। ठीक है, तो अंबालाल साराभाई के मिल ने कहा कि ठीक है बोनस देंगे। कितना देंगे भाई? तो 20%। कितना? 20%, 20%। मजदूरों ने कहा कम से कम 50% चाहिए, हम जान पर खेल के बने रहे यहाँ पर। बहुत लोग भाग गए गांव, हमें रिश्तेदारों कई लोग हमारे मर गए वगैरह वगैरह। तो गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लिया, मजदूरों के बीच में जाते थे, भाषण देते थे, अंबालाल के गेस्ट में, मिल के गेस्ट में, रात में उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। किसके यहाँ? हमारा। दिन में मजदूरों के आंदोलन में भाषण दे रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। अब उन पर आरोप लग गया कि इनका पॉलिसी जो है दोहरी पॉलिसी है, ये मिले हुए हैं किससे? मतलब उद्योगपतियों से मिले हुए हैं। अब इनके ये पर दाग लग गया। ठीक है, जबकि इनका मानना क्या था? सत्याग्रह। क्या? दुश्मन का हृदय परिवर्तन करना। क्या करना है? हृदय परिवर्तन करना। उसके अंदर जो बैठी वृत्ति है उसको खत्म करना है। उसी पर ये काम कर रहे थे। ठीक है, उनको अंबालाल से घृणा थोड़ी था। अंबालाल के अंदर जो हैवान ये थी, मतलब विपरीत गुण था, ठीक है, शोषण का गुण था, उसको खत्म करना था, इसलिए उनके यहाँ ठहरे थे।
तो गांधी जी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया, ये सिद्ध करने के लिए कि हम मजदूरों के पक्ष में हैं, अंतिम दम तक रहेंगे। जब आमरण अनशन शुरू किया, इससे पहले अम्बालाल को समझाते थे कि भाई मजदूर जो कह रहे हैं दे दो, तो नहीं मानते थे। ठीक है, अब मजदूर के पक्ष में तो खुलकर थे ही, दिन में बोलते ही थे जाके। अनशन पर बैठ गए, जब अनशन पर बैठ गए तो मजदूरों को लगा कि ऐसे दिखावा फिर अम्बालाल को झुकना पड़ा, आए तो बोले अब क्या होना चाहिए। तो उद्योगपतियों और मजदूरोों के बीच समझौता हुआ, गांधी जी ने समझौता कराया, तुम कुछ झुको, तुम झुको, कुछ तुम झुको। 20% था, किसका 20% देने के लिए स्वीकार किया, किसने, अम्बालाल या उद्योगपतियों ने 20%। मजदूर कितना डिमांड करते थे, 50%। कहा कि 35% ठीक रहेगा, तुम 15% माइनस में आओ, तो 15% बढ़ो, नहीं समझे, 35 पर 15% दोनों। इसलिए कहा गया गांधी जी शानदार डॉट डॉट थे दो तत्वों के बीच में, डॉट डॉट समझे, समझ जाइए। बढ़िया मीडिएटर थे, बिचौलिया थे। तो अहमदाबाद में ये उन्होंने दिखाया कि जो दुश्मन है, शत्रु है, उसका विरोध नहीं करना है, उसके अंदर जो छिपी शत्रुता है, पाप वृत्ति है, अपराध वृत्ति है, उसका विरोध करना है। ठीक है, और जब वो नहीं अपराध वृत्ति छोड़े तो हिजरत करो, तो उसको ही छोड़ दो। अब क्या करना है, तो अम्बालाल को छोड़ छाड़ के चले आए अपना मजदूरों के बीच में, तो अम्बालाल को मानना पड़ा। तो ये हो गया अहमदाबाद। उसके बाद रॉलेट एक्ट जानते ही हैं, रॉलेट एक्ट में क्या था, इसको रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। ठीक है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, समन्वय आंदोलन, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, समन्वय आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने सत्याग्रह का उपयोग किया। क्लियर है, अब है, और ये उस समय के विश्व के लिए गांधी जी की ये रणनीति जो थी वह काफी प्रासंगिक थी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया ने 2 विश्व युद्धों को देखा। जिस समय हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, गांधी जी 1915 में आए, 14 से 18 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और 39 से 42 के बीच 39 से 45 जब तक जापान का पतन नहीं हुआ विश्व युद्ध चला। और इस बीच में हमारी रणनीति क्या थी, सत्याग्रह की, अहिंसा की। क्या बोले थे, अंग्रेजों का सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये सपोर्ट करना कहाँ है, प्रथम विश्व युद्ध में वो अलग बात है, वो बाद में समझाएंगे। तो इस बीच में हमारी रणनीति क्या थी, सत्याग्रह की रणनीति थी। सत्याग्रह की रणनीति के तहत ही उन्होंने सपोर्ट किया था प्रथम विश्व युद्ध में, रिक्रूटिंग सर्जेंट कहलाए थे। तो उस समय के लिए ये अनोखी रणनीति थी सत्याग्रह, और इसी रणनीति के आधार पर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। ठीक है, उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुसोलिनी भी संघर्ष कर रहा था, हिटलर भी कर रहा था, जापान का तोजो भी कर रहा था। तो जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भारत से जाते हैं इंग्लैंड, तो डायरेक्ट लौटते नहीं हैं, उनको लगता है कि कहीं हमारी रणनीति में कुछ खामी तो नहीं है, तो वो जाते हैं। आप जानते हैं रोमिया रोला से, आइंस्टीन से, वगैरह वगैरह से मिलते हैं। इसी क्रम में मुसोलिनी से, हिटलर से मिलना होता है। शायद मुसोलिनी या हिटलर को उन्होंने कहा था कि आप बालू के ढेर पे महल खड़ा कर रहे हैं। बालू के ढेर पे महल मतलब टिकाऊ नहीं हुआ, टिकाऊ नहीं हुआ। हिटलर मारा गया, मुसोलिनी का सर फुटबॉल की तरह लुढ़काया गया रोम की गलियों में। ठीक है, और गांधी जी प्रासंगिक हो गए सदा के लिए। यूएनओ ने 2 अक्टूबर को क्या घोषित किया, विश्व अहिंसा दिवस क्या है ना, रेलिवेंस है तभी तो। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये है, अब इसका महत्व क्या रहा, योगदान क्या रहा हमारे देश में। गांधी जी ने सत्याग्रह को ये बनाया,
इसका क्या महत्व रहा, इसका योगदान क्या रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, कुछ सफलता मिली, ये पॉइंट अब आइए, महत्व क्या रहा, योगदान क्या रहा। अब ये एक बात, एक विजन हमेशा ये रखिए कि किसी व्यक्ति के ना होने से कोई काम रुकता नहीं है, काम तो होता ही है, हाँ देर हो जाती है और काम होने का नेचर हो सकता है बदल जाए, रिजल्ट बदल जाए वगैरह वगैरह। तो गांधी जी ना होते तो भारत आज़ाद नहीं होता, ये कहना बेमानी है, ठीक है, कहीं सही नहीं है। हाँ गांधी जी थे तो गांधी जी के होने से क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेचर अहिंसक बना रहा। क्या बना रहा? अहिंसक बना रहा, और कम से कम रक्तपात में भारत को आज़ादी मिली। और गांधी जी न होते, सत्याग्रह न होता तो जितने लोग मरे, तो सत्याग्रह में भी लोग मरे ना, जलियांवाला बाग में लोग लड़ने के लिए थोड़ी आए थे, सत्याग्रह ही कर रहे थे ना। इसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत सारे लोग मारे गए, सत्याग्रह में भी लोग मरे, लेकिन गांधी जी के न होने से, सत्याग्रह के न होने से जितने मरते उससे काफी कम। और एक अच्छा पिता यही चाहता है कि हमें जो चाहिए हमारे परिवार को वो भी मिल जाए, और उस क्रम में हमारे बेटे को लॉस बहुत कम हो। क्या हो? लॉस बहुत कम हो, हमारा बेटा मारा ना जाए, ठीक है। तो गांधी जी को इसमें सफलता मिली, कम से कम रक्तपात में उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, इसलिए उनको कहा गया राष्ट्रपिता। क्या कहा गया? राष्ट्रपिता, ठीक है। तो एक सफलता ये रही। और जगह अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ या और देशों में भी हुआ, तो सभी जगह हिंसा का सहारा लिया गया। तो जहां भी हिंसा का सहारा लिया गया तो जन हिंसा का जवाब सरकारी हिंसा से होता है, और सरकारी हिंसा बहुत खतरनाक होता है। क्यों? सरकार संगठित होती है, उसके पास पुलिस होती है, उसके पास सेना होती है, जनता के पास हथियार नहीं होता है, संसाधन नहीं होते हैं। हाँ, जब पूरी जनता उतर आए विद्रोह पर, तब फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तत्काल सरकारी हिंसा में ये आम जनता पर बहुत अत्याचार होता है, तरह तरह के अत्याचार होते हैं, ठीक है। जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चला था तो पाकिस्तानियों ने किस तरह का ये घिनौना काम किया था बांग्लादेश में, जो आपका वो आप लोग पढ़िएगा। ये चिल्ड्रेन ऑफ वार एक फिल्म है, चिल्ड्रेन ऑफ वार, हिंदी में भी अवेलेबल है, चिल्ड्रेन ऑफ वार, ठीक है, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो सरकारी हिंसा यहाँ नहीं हुआ, कम से कम हुआ, और कम से कम रक्तपात में भारत को आज़ादी मिली। क्या हुआ? कम से कम रक्तपात में भारत को आज़ादी मिली। कम से कम रक्तपात में भारत को आज़ादी मिली, ठीक है। और क्या कि गांधी जी ने अपनी मांग मनवाने के लिए तरीका कौन सा अपनाया? किस तरीका को पॉपुलर बनाया? सत्याग्रह के तरीके को उन्होंने पॉपुलर बनाया, ठीक है। तो ये तरीका बाद में भी भारत में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में समावेश कर गया, ठीक है। और यही तरीका गांधी जी ने चलाया, इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र भी सफल है और संविधान भी बढ़िया ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है। समझ में आई बात? और जब भी किसी को कोई डिमांड चाहिए या किसी को असहमति होती है तो लोग सत्याग्रह या लोकतांत्रिक तरीका अपनाते। लोकतांत्रिक तरीका मतलब यही हुआ, सत्याग्रह। संवैधानिक तरीका मतलब सत्याग्रह। आपको जो कहना है आप कहिए, सत्याग्रह कीजिए, सरकार मानेगी। संवैधानिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका ये हुआ। एक तरीका हिंसा का, भारत में अभी भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन है जो सत्याग्रह को नहीं मानते, हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो या और भी जगह हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूती मिली। भारत में लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्कृति को मजबूती मिली। लोकतांत्रिक संस्कृति क्या हुई?
कि केवल आप अपनी बात ही मत थोपिए, सामने वाले की बात भी सुनिए, समझिए, और उसके लिए आपको सहनशीलता रखनी पड़ेगी, अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्याग्रह का पालन करेगा। इससे अगर विचलित होइएगा तो सामने वाले को सुनिएगा ही नहीं। और सत्याग्रह की आलोचना भी की जाती है। आलोचना क्या की जाती है, गौर से सुनिएगा। आलोचना आलोचना यह कहकर की जाती है कि सत्याग्रह के आधार पर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, लेकिन गांधी जी सफल नहीं रहे, क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य क्या था? गांधी जी का उद्देश्य क्या था? भारत को आजादी दिलाना। तो भारत तो आजाद हुआ, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, आजादी के साथ विभाजन भी। इसलिए कहा जाता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस सफल हो जाते, भारत का विभाजन ना होता। ठीक है, अगर चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी सफल होते, भारत का विभाजन नहीं होता। जो भारत को बांटने की बात करता, उन्हें क्या किया जाता है? इन लोगों के द्वारा टारगेट करके। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से एक बार पूछा गया था कि अगर ये पाकिस्तान की जो बात आई है, क्या आप उससे सहमत हैं? तो उन्होंने कहा था हमारे देश की आबादी है 38 करोड़, अगर 38 करोड़ लोग भी मर कट जाए तब भी हम भारत का विभाजन नहीं चाहेंगे। समझ आई बात? तो उन्होंने अपना विचार दिया था, लेकिन सत्याग्रह में क्या था? अहिंसा की बात थी, सामने वाले को मनवाने की बात थी, सामने वाले को समय देने की बात थी। तो यहाँ पर आकर गांधी जी को पूरी सफलता नहीं मिलती है। अब गांधी जी बात करने लगते हैं कि ठीक है, अभी पाकिस्तान जिन्ना के को समझाने के लिए हमने पाकिस्तान प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर लिया, मतलब भारत विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर लिया है, लेकिन आज़ादी के बाद फिर हम पाकिस्तान जाएंगे और भारत और पाकिस्तान को एक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गांधी जी क्या कर रहे थे? सत्याग्रह। उनका उद्देश्य क्या था? पवित्र था। तो मानते थे कि फिर भारत और पाकिस्तान एक होगा। परसों हम एक क्लिप देख रहे थे, वीडियो क्लिप यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे थे। उसमें एक पाकिस्तान का मौलाना है, वो बोल रहा है कि भारत माँ है और भारत ने 4 सूबा यानी अपने अंग का 4 पार्ट काट कर हमें दिया है पाकिस्तान। वो तो माँ है और हम उसकी संतान है। माँ और संतान में झगड़ा कैसा? और यारी बात, ये विचारधारा कहीं है, इस विचारधारा के पीछे वही गांधी जी के सत्याग्रह का भाव है ना। गांधी जी यहीं पर पॉपुलर थे, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी वहाँ भी पॉपुलर थे, और एक समय आएगा, चाहे 50 साल हो या 100 साल के बाद हो, पाकिस्तान के लोग भी समझेंगे कि जिन्ना रेलिवेंट नहीं है, गांधी जी रेलिवेंट है। समझ में आई बात? ये बात और है कि भारत में भी बहुत लोग मानते हैं क्या गांधी जी रेलिवेंट नहीं है? मानते हैं ना, गांधी जी रेलिवेंट नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं गांधी जी रेलिवेंट नहीं है, जिन्ना रेलिवेंट है। यहाँ के लोग कुछ और कहते हैं रेलिवेंट है। समझ में आई बात? लेकिन ये तो समय बताएगा कौन कितना रेलिवेंट है। ठीक है, मुसलमानों को लगता है कि गांधी जी हिंदूवादी थे, हिंदुओं को लगता है कि गांधी जी मुसलमान परस्त थे। इसी से सिद्ध हो जाता है कि गांधी जी हिंदुओं के भी थे और मुसलमानों के भी थे। नहीं समझ में आई बात? घर में माता पिता पर हमेशा आरोप लगता है। ठीक है, बेटा बेटी सब आरोप लगाएगा कि तुम उसको चाहते हो, तुम माता पिता पर आरोप लगाते हैं। आप बड़े भैया को बहुत ज्यादा चाहते हैं, आप छोटे भैया को ज्यादा चाहते हैं, छोटा भाई को ज्यादा चाहते हैं, आरोप लगता है ना। लेकिन माता पिता क्या सबको समान? हाँ, भेदभाव करते हैं, लेकिन जरूरत के आधार पर। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, तो उसको ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो गांधी जी जो थे सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे, और उनका ये कहना कि फिर से हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक करेंगे, उसके लिए हम पाकिस्तान जाएंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसी ही कुछ बातों को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उनके जीवन के लिए ये महंगा पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं। कुछ वर्षों पूर्व मुलायम सिंह यादव ने कहा था, जीवित थे, अभी तो चले गए ऊपर, कहा था कि हम एक आंदोलन करना चाहेंगे जो पूरे एशिया में हो, भारतीय उपमहाद्वीप में हो,
और हम चाहेंगे कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश कन्फेडरेशन के रूप में, महापरिसंघ के रूप में एक झंडे के नीचे आए। तो गांधी जी की सोच भी तो यही थी। मुलायम सिंह ने उसको थोड़ा सा बोला, लेकिन आने वाले समय में कभी न कभी तो होगा कि ये भारत, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, ये तो साझी संस्कृति है ना, ये तो इतिहास एक है, इसको झूठा सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए कि हम वर्तमान बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं, अतीत बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, अतीत तो सबका एक है। ठीक है, और इसी सोच के तहत बांग्लादेश या पाकिस्तान में अब सिंधु घाटी सभ्यता की भी पढ़ाई हो रही है। पहले नहीं होती थी पढ़ाई, अब लोग वहाँ भगत सिंह को भी सम्मान देते हैं, रंजीत सिंह को भी सम्मान। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के थे? लाहौर के थे। तो बहुत लोगों ने समझा कि हिंदुओं का ये है, हमारा नहीं है। लेकिन अब जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है वो समझते हैं, अरे हमारा हीरो है। ठीक है, हमारा धर्म बदल गया, हम अतीत थोड़ी बदल सकते हैं। क्लियर है? तो ये विचार जो है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है, कहा जाता है ना, सत्य हैरान होता है, हारता नहीं है। थोड़ी देर के लिए ओझल हो सकता है, सूरज को बादल ढक सकता है, लेकिन बादल का अस्तित्व कुछ ही देर के लिए है, सूरज फिर से चमकेगा। तो जो वो चमकने वाला विचार है उसको कोई दबा नहीं सकता, समय रहते वो जरूर फलक पड़ाएगा। ठीक है, तो एक आलोचना ये तत्काल आप कर सकते हैं कि आजादी तो मिली लेकिन विभाजन भी मिला। ये गांधी जी की विफलता है। आजादी तो मिली लेकिन विभाजन का भी दंश झेलना पड़ा, ये विफलता कि आप जो चाहते थे वो पूरा पूरा नहीं मिला। ठीक है, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत पूरा का पूरा आजाद चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। अब सुनिए, हाँ, अब मार्क्सवादियों का क्या कहना है कि गांधी जी ने भूमिपतियों और पूंजीपतियों के विरुद्ध जो असंतोष का विस्फोट हो सकता था भारत में, ठीक है, उसको धीमा कर दिया। उन्होंने उस असंतोष को मोड़ दिया अंग्रेजी साम्राज्यवाद की तरफ। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भारतीयों की कोई लड़ाई ही नहीं थी। भारत में दो ही ये थे वर्ग, शोषित और शोषक। शोषक थे भूमिपति, पूंजीपति और साम्राज्यवादी शक्ति, ये तीनों एक लाइन पर थे, है ना। आप जानते ही होंगे जितने रजवाड़े थे 1857 के विद्रोह में भी 1% रजवाड़ा, मात्र 1% से भी कम रजवाड़ों ने अंग्रेजों का विरोध किया। 99% रजवाड़ों ने साथ दिया, किसका? अंग्रेजों का। कुंवर सिंह को बिहार क्यों छोड़ना पड़ा था? कि बिहार के एक भी जमींदार ने कुंवर सिंह को साथ नहीं दिया। कुंवर सिंह के भी बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी जब लगा उनको कि हमारा रियासत छिन जाएगा, तब उन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया। तो मार्क्सवादियों का कहना है कि एक ओर थे कौन? भूमिपति, पूंजीपति और ये साम्राज्यवादी, और दूसरी ओर कौन थे? यहाँ की शोषित जनता। तो गांधी जी ने भूमिपतियों और पूंजीपतियों के विरुद्ध असंतोष को शिथिल कर दिया, अहिंसा की बात करके। क्या कर दिया? शिथिल कर दिया कि हमारी रणनीति में हिंसा आया ही नहीं। क्या आया? अहिंसा। समझ में आ रही बात? ये तो भूमिपतियों और पूंजीपतियों के विरुद्ध असंतोष को कमजोर कर दिया, क्योंकि इन्होंने पाठ पढ़ाया अहिंसा, अहिंसा ही परमो धर्म। ठीक है, और अहिंसा में त्याग है, तपस्या है। ठीक है, मतलब एक आलोचना की जाती है कि असंतोष को कम कर दिया। अगर गांधी जी ना आते तो यहाँ हिंसा, ये क्रांति होती फ्रांस की तरह, रसिया की तरह। ठीक है, यहाँ भी साम्यवादी क्रांति सफल होती, जैसे सफल हुई कहाँ? चाइना में। जिस तरह सफल हुई कहाँ? रसिया में। जिस तरह सफल हुई कहाँ? क्यूबा में। अब आइए हम देखते हैं कि रेलेवेंस सफल तो हो जाता, लेकिन साम्यवादी क्रांति चाइना में क्या हो गया? कुछ व्यक्तियों की तानाशाही में बदल गया, माओ, देंग, शी जिनपिंग। रसिया में साम्यवादी क्रांति क्या हुई? कुछ व्यक्तियों के तानाशाही में बदल गई, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की। ठीक है, और कौन है बीच में? अभी पुतिन है। क्यूबा में
कास्ट्रो परिवार की तानाशाही, हो जाए बात। और भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की ताकत, सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि इसमें लगता नहीं है आपको कि क्रांति होगी कभी, लेकिन क्रांति होती है और धीरे धीरे होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक क्या कहते हैं, गरीब भैंस चराने वाला, ठीक है, का बेटा भी मुख्यमंत्री बनता है, और उस पावर के साथ बनता है कि अपनी निरक्षर पत्नी को 7.5 साल तक बड़े स्टेट का सीएम बनाकर रखता है, और राजनीति में अपनी विरासत खड़ी कर देता है, जिसको आप नजरअंदाज, विरासत खड़ा कर दिया ना उन्होंने। लालू यादव का कोई ये घराना था क्या? राजघराना था। नरेंद्र मोदी का कोई राजघराना था? सामान्य पृष्ठभूमि भी थी? नहीं थी। ऐसे ऐसे ढेर भरे पड़े हैं भारत में। मुलायम सिंह, मायावती हो, बहुत सारे लोग हैं। ये डेमोक्रेसी की ताकत होती है, ठीक है, जिसमें हर वर्ग को सत्ता में आने का और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, ठीक। तो गांधी जी ज्यादा रेलिवेंस। तो ये तो हो गया, क्या आलोचना हुई। अब वहीं पर ये रेलिवेंस सिद्ध कीजिएगा कि भले ही ये विभाजन हुआ, लेकिन सत्याग्रह के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन को सभी वर्गों का साथ मिला, भूमिपतियों का भी और भूमिहीन श्रमिकों का भी, पूंजीपतियों का भी और औद्योगिक श्रमिकों का भी, हर वर्ग का साथ मिला, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ और भारत को आजादी मिली। लिखिए यहीं पर। फिर भी सत्याग्रह की महत्ता इस बात में है, अंत में पॉजिटिव देना है, कि इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन को सभी वर्गों का समर्थन मिला, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली, और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। एकीकृत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब ये कि सत्याग्रह में क्या करना है, वर्तमान में सत्याग्रह की प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में सत्याग्रह की प्रासंगिकता क्या है, सुनिएगा। अब तो हमारा देश गुलाम नहीं है, तो अब हमारे देश के सामने आक्रमण हो सकता है, जैसे चाइना ने आक्रमण किया, या और भी आक्रमण कर सकते हैं। तो जो आक्रमणकारियों के समक्ष हम धरना पर बैठ जाएंगे तो, या आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। बहुत सारे ऐसे आतंकवादी है जो खुद भी उड़ जाते हैं और पूरा का पूरा शहर को भी बर्बाद कर देते, जैसे कसाब, ठीक है। तो ये आंतरिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमण वर्तमान में के संदर्भ में सत्याग्रह प्रासंगिक, या आप बचने का प्रयास करते हैं तो लिख दीजिए सत्याग्रह की बात करना काफी विवादित है, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक मांगों को सरकार के समक्ष रखने, मांगों को मनवाने, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और परमाणु संकट और बहुत सारे ऐसे हैं, मानवाधिकार, ऊर्जा संकट, जल संकट के संदर्भ में सत्याग्रह का सहारा या सत्याग्रह आज भी प्रासंगिक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन संदर्भों में पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, मानवाधिकार, शरणार्थियों की समस्या और ये जल संकट, ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, परमाणु आतंक, वैश्विक आतंकवाद, इन संदर्भों में ग्लोबल लेवल पे लोग, इंटेलेक्चुअल्स या एक्टिविस्ट संगठित होकर सत्याग्रह का सहारा ले सकते हैं, और लेते भी हैं। G7 की जब बैठक होती है या इस तरह की बैठकें होती है तो देखते होंगे आप लोग, एक्टिविस्ट वहाँ सत्याग्रह करते हैं कि अमेरिका ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक है, या आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, क्लियर। पूछा जाए सत्याग्रह आज रेलिवेंट है, कहीं बाह्य आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण की बात हो, आंतरिक सुरक्षा जब खतरे में पड़ जाए तो वहाँ पर ये सत्याग्रह की बात करना, हाँ, सामूहिक नहीं है। लेकिन जब वैश्विक आतंकवाद, परमाणु आतंक
नव उपनिवेशवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थियों की समस्या जैसे ऐसी समस्या है, इस संदर्भ में सत्याग्रह को आधार बनाया जा सकता है। वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में भी सत्याग्रह जो है उतना उपयोगी नहीं है। हाँ, लेकिन सत्याग्रह प्रासंगिक है उस संदर्भ में एक बात और दे सकते हैं कि बाद के कई आंदोलनकारियों ने, गांधी जी के बाद के कई आंदोलनकारियों ने इस तरीके को अपनाया। जैसे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपनाया, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपनाया, म्यांमार में आंग सान सूकी ने अपनाया, और अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनाया। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के थे, बहुत बड़े प्रवक्ता, बहुत बड़े नेता, सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, उनका स्पीच कभी सुनिएगा यूट्यूब पर, शानदार स्पीच देते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, बहुत बढ़िया प्रवक्ता। अब एक कहानी सुनाते, छोटी सी कहानी। ये एक इंडियन डिप्लोमेट्स जो भारत में रह रहे थे, वे एक दिन एक पार्क में गए। पार्क में गांधी जी की मूर्ति थी और मूर्ति के सामने एक अमेरिकन बच्चा अपने अमेरिकन पिता से पूछ रहा था ये किसकी मूर्ति है। तो अमेरिकन पिता ने अपने बच्चे को कहा ये हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मास्टर हैं, महात्मा गांधी। समझ आई बात? इसी से ये सिद्ध होता है कि गांधी जी भारत में ही नहीं पॉपुलर है, कहाँ, अमेरिका में भी पॉपुलर है। तभी तो वो अमेरिकन फादर ने अपने बच्चे को कहा ही इज द मास्टर ऑफ आवर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो उनकी मास्टरी ग्लोबल लेवल पे फेमस है। भारत में लोग चाहे उनका कर्तव्योत करे या कुछ भी करे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, रेलिवेंस है, हमेशा रेलिवेंस उनका रहेगा। ये था सत्याग्रह की कहानी, मेरी जुबानी। अब चलते हैं आगे ट्रस्टीशिप पर।